बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर MGT 101 न्यू कोर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिखी हुई है, बेशक आप ये वाली जो लिखी हुई है ये याद कर लें। अगर आप ये नहीं याद कर सकते तो आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मीन्स तीन लफ्ज़ अगर आप याद रख लेते हैं कि अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, तब भी आपकी डेफिनेशन जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपको पता है किसी से बात करने के लिए या किसी की बात को समझने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझने में आसानी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जिसमें पैसों का जिक्र हो, मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस है तो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, हमें तभी पता चलेगा जब हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। उससे हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि ये बिज़नेस लॉस में जा रहा है या ये बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है। तो दैट इंफॉर्मेशन इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब उसने लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, इवेंट, कंडीशन। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आगे इन सबको इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, दैट्स वाई हम आगे मूव करते हैं। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बेसिकली लेन देन को कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांजैक्शन अकर्स व्हेन टू पर्सन्स डील विद ईच अदर। दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, ठीक है। दो पर्सन्स का आप कह सकते हैं, दोनों को पार्टीज कह सकते हैं। तो जब तक दो बंदे नहीं होंगे तब तक आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि अकेला बंदा अपने आप को ही कुछ दे या अपने आप से कुछ ले नहीं सकता। नेक्स्ट लिखा हुआ जी सोशल मोटिव्स डीलिंग्स। ये ऐसी डीलिंग्स होती हैं जिनमें आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो ये सोशल मोटिव है, लेकिन अगर आप किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ये आपका इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग है, आपको ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगी जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो दैट जो है ना ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और जो पैसों के बगैर होगी वो सोशल डीलिंग्स में आती है या सोशल ट्रांजैक्शन में आती है, ठीक है। डीलिंग बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पर्सन, तो वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि देयर मस्ट बी टू पर्सन्स। वो आपकी कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई कारोबार भी हो सकता है। आप किसी बंदे का किसी कंपनी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो दैट इज़ नोन एज एंटिटी। जो कंपनी होगी वो एंटिटी होगी और दूसरा जो है ना वो सेकंड पार्टी कहलाएगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया एग्जांपल 1.1, प्रैक्टिस 1.1। तो इसमें देखें लिखा है कीपिंग इन व्यू द क्राइटेरिया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखें कि दैट मस्ट बी मेजरेबल इन मनी। उसमें पैसे का लेन देन होना चाहिए और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, लाइक 5,000, 5 लाख, 6,000, 6 लाख। इस तरह से कुछ भी जो हम कहते हैं ना जहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ना हो वो आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ना ही वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आएगी। पहला लिखा हुआ है पेमेंट टू द स्टाफ सैलरीज। तो ये पैसे आपने दिए हैं बाय चेक, पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। ये आपने किसी को हायर किया है तो इसमें पैसों का लेन देन नहीं है। तो नेक्स्ट वन इज 3 हैविंग अ कन्वर्जन विद फॉरेन सप्लायर फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आपने किसी के साथ कॉन्वर्सेशन की है कि हम आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो इसमें भी पैसे लेन देन शामिल नहीं है। अगर अमाउंट फिक्स्ड हो जाती है इसमें तो ये भी आपकी मेजरेबल इन मनी होती और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती। द लास्ट वन इज परचेजिंग मोटर व्हीकल एंड पेइंग द कैश फॉर द प्राइस। आपने कैश पेमेंट की है, दैट इज मेजरेबल इन मनी। आपने पैसे किया। तो पहले और आखिरी जो है इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। पहले में भी देखें आपने पेमेंट की है, दूसरे में भी आपने पेमेंट की है। इट मीन दीज आर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इसमें पैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वो कह रहा है जी कि आइडेंटिफाई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। आप कीपिंग द एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग पेड बाय चेक। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, निगोशिएटिंग विद बैंक फॉर टेकिंग लोन। ये वाली है, देखिए आप बैंक में जाके आपने बातचीत की है। नंबर 3, यू आर जस्ट गोइंग टू बैंक टू निगोशिएट विद द बैंकर कि हमें लोन चाहिए, वो जो तीसरे नंबर पे है। इसमें ना पेमेंट है ना ही कलेक्शन है। फोर्थ वन में देखें रिसीविंग कैश लिखा हुआ है। फिफ्थ वन में देखें पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, जिसको आप ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पैसे शामिल हैं, ओके। इवेंट। इवेंट जो उसने लिखा हुआ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऊपर आपने पढ़े थे, 3 थे, मैंने कहा था यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इवेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी, सेकंड वन इज़ नॉन मॉनेटरी।
तो मॉनिटरी में देखिए लिखा हुआ है, इट्स एन आउटकम ऑफ हैपनिंग अकरेंस इंसिडेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट कैन कॉज अ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मॉनिटरी इवेंट वो होगा कि जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तब्दील हो, कुछ ज़्यादा हो जाए या फिर कुछ कम हो जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। अब आप उस लॉस को ये नहीं कहेंगे थोड़ा बहुत लॉस हो गया है, आप कहेंगे 5 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो जब आप उसको पैसों में मेजर करेंगे तो दैट विल बी नोन एज मॉनिटरी इवेंट। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने किसी के साथ, अल्लाह की तरफ से एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, बट उस लॉस को आपने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद है नॉन मॉनिटरी इवेंट। इट इज़ एन आउटकम ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ इंसिडेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो जिनकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज नहीं होती है। अच्छा, जिनकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती है। मिसाल के तौर पर विनिंग और लूजिंग अ गेम दैट डज नॉट कैरी फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स। आप किसी के साथ लूडो खेल रहे हैं तो आप हार गए या जीत गए, तो इसकी वजह से आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज़ नॉट अ मॉनिटरी इवेंट। नेक्स्ट वन इज़ कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंडीशन इज द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला था ट्रांजैक्शन, दूसरा था अभी आपने पढ़ा, ठीक है, इवेंट, और तीसरा है आपका कंडीशन। तो कंडीशन में देखें, कंडीशन इज द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट रिक्वायर्स सर्टेन एडजस्टमेंट टू बी मेड इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। लाइक आपने कोई एसेट खरीदा, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो कंडीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल्स में उसने लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट टू बी डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएशन कहते हैं जो किसी भी एसेट की वैल्यू में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इस्तेमाल करने की वजह से या इन्वेंशंस की वजह से आप ना भी इस्तेमाल करें, उसके मुकाबले में कोई नई चीज़ ईजाद हो जाए तो उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी दैट विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, या कोई और इस तरह से। अभी हम देखते हैं जी प्रैक्टिस 1.3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन। तो पहली अगर आप देखें, स्टॉक इन गोडाउन लॉस बाय फायर, ये इवेंट है बट मेजरेबल है, कितना गोदाम में आपका लॉस हुआ। नेक्स्ट वन इज गिविंग अवे गिफ्ट टू द एम्प्लॉयज, आपने किसी को गिफ्ट दिए। ट्रांजैक्शन टू द एम्प्लॉयज थ्रू द एक्सटर्नल ट्रेनर्स। ठीक है, ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज थ्रू द एक्सटर्नल ट्रेनर, जारी बात है आपने उनको पेमेंट की होगी। ऑर्गेनाइजिंग अ डिनर फॉर एंटिटीज वैल्यूड कस्टमर, नंबर 4 पे अगर आप देखें तो ये ट्रांजैक्शन है। क्लियर, रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मनी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 5वें नंबर पे ये कंडीशन है, और 6वें नंबर पे इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। और 7वें नंबर पे देखें कैश पेड लिखा हुआ, तो ये भी आपकी क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर, ये नीचे उसने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। चूँकि मैंने कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर करवाना है, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मनी मेजरमेंट, ये सबसे अहम चीज़ है कि मनी मेजरमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन जो होगा दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो वो कहते हैं मनी मेजरमेंट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड रिसीट एंड पेमेंट्स कैश के whereas the money measurement means to assign a value in reporting currency to the information regardless cash it's still payable or receivable. To better understand the concept of money measurement, let's understand ये जो नीचे लिखे हुए देखें, in order to measure the table different parameters made by used it for measurement such as for example आप किसी चीज़ को वेट में मेजर कर सकते हैं। आप किसी से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 किलो चावल दे के 10 किलो आप गंदम खरीद सकते हैं, मेजरिंग इन लेंथ। ठीक है, कोई एक कपड़ा ब्लू कलर का देके आप वाइट कलर का ले सकते हैं। ज़मीन आप किसी को लेंथ में विड्थ में मेजर करके दे सकते हैं। इसी तरह हाइट है। तो दीज आर द क्राइटेरिया जिनके बेस पे आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। फिर हम ये इनको वैल्यूज़ असाइन करते हैं। ठीक है, हम इनको वैल्यूज़ ऐसे असाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि ये 1 किलो इतने का है, 2 किलो इतने का है, 5 किलो इतने का है, 5 किलो इतने का है, 6 किलो इतने का है। तो जितने भी फिर मॉनेटरी टर्म्स में ये चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ इतने रुपए की है, इतने लाख की है,
तो आप उनको मेजरमेंट पहले किसी न किसी पैमाने में करेंगे, फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हम बाज़ार से दूध लाते हैं तो वो केजी के हिसाब से होता है, मैंगोज़ जो लाते हैं वो केजी के हिसाब से होते हैं, बट बनानास जो होते हैं वो दर्जन के हिसाब से होते हैं। तो लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, कोई ना कोई वैल्यू जो होती है ना, उनको हम असाइन करते हैं। ठीक है, ये एक और एग्जांपल दी गई है कि ये मेजरमेंट मनी मेजरमेंट है कि नहीं। तो इसमें देखें बॉट 30 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें पैसे नहीं बताए गए। 30 कंप्यूटर आपने खरीदे लेकिन आगे पैसे होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसकी जो है करेंसी वैल्यू इज अननोन। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है 10 पंखे आपने खरीदे, 1500 का एक है, कैश पेड भी कर दी, तो ये करेंसी वैल्यू लिखी हुई है। स्क्रैप डम्प्ड वेट 150 kg। ठीक है, इसमें सिर्फ स्क्रैप की क्वांटिटी दी गई है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 5 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द प्लांट इन डबल शिफ्ट, यहाँ पर भी सिर्फ क्वांटिटी गिवन है, हम पैसे नहीं पता हमें। नेक्स्ट वन इज़ बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ 50,000 कैश पेड, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो गिवन है, मनी मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ जी फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम किसी भी बिजनेस की उसकी बैलेंस शीट से मेजर करते हैं, याद रखिएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल जो है ना स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर जो डेबिट साइड होती है उधर हम एसेट लिखते हैं और दूसरी साइड पर हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल को इक्विटी बी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, चूंकि मैं वाइट बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर खरीदा है 80,000 का, फर्नीचर सॉरी, और कंप्यूटर है 1 लाख का, तो ये दो चीज़ें जो आपने खरीदी हैं, ऑनर के अगर आप पैसे देखें तो वो कितने हैं, 40,000। ठीक है, अदर पेएबल 15,000, बैंक से जो आपने लोन लिया वो कितने का है, 35,000। 35 15 कितने हो गए, 40 और 10 50, और ये ऑनर इक्विटी 40,000 है, ये 90 बन गए। उधर दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ये भी 90,000 बन रहे हैं। मैं आसान सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मोटरसाइकिल खरीदा है, तो मोटरसाइकिल है 1 लाख रुपए का, वो आप एसेट साइड पे लिखेंगे मोटरसाइकिल। आपके अपने पैसे थे 60,000 रुपये, तो वो आप ऑनर इक्विटी में लिखेंगे या ऑनर्स कैपिटल में। जो आपने लोगों से लोन लिया वो लाइबिलिटी में लिखेंगे पेएबल। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट 40,000 जो मोटरसाइकिल की होगी। 1 लाख का मोटरसाइकिल एसेट में आएगा, 60,000 आपके अपने हैं ऑनर कैपिटल में, और जो आपने 40,000 लोन लिया वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मकसद क्या होता है जी, हम क्यों इसको पढ़ते हैं या इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अकाउंटिंग जो है वो चीज़ों को क्लासीफाई करती है। आपके हर जो जितने भी आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक एक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है। तो फर्स्ट वन इज़ क्लासीफाइंग, जो मैंने आपको कहा ना कि इनकम, एक्सपेंडिचर्स, उसके अलावा एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो सबको क्लासीफाई करती है कि ये चीज़ आपका एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये इस तरह से है। उनका फिर आपके पास एक रिकॉर्ड बनता रहता है, रिकॉर्ड हम करते हैं उसको, जिसको आप जर्नल कहते हैं। फिर उसके बाद आप उसकी बेस पे डिफरेंट उसको समराइज़ करते हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग। रिकॉर्ड में आप डेली, जैसे आपने दुकान रखी हुई है, सुबह दुकान को बंदा आया चीज़ लेने के लिए, आप उसको लिख देंगे, दूसरा आया लिख देंगे, तीसरा आया लिख देंगे, चौथा आया लिख देंगे, लिखते रहेंगे। बट एट द एंड आप एक एक अकाउंट को अलग अलग जगह पर लिखेंगे, तो इसको समराइज़ कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं। फिर उस रिपोर्ट को आप एनालाइज करोगे कि क्या वाकई हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दिस इज़ द फंक्शन टू क्लासीफाई, रिकॉर्ड, समराइज एंड रिपोर्ट, और उसके बाद एनालाइज। ठीक है, क्लासीफाइंग में आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस, ऑनर इक्विटी। ये मैं यहाँ पर आपको आसान से अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके एसेट वो होते हैं जो आपके बिज़नेस को चलाने में मदद देते हैं। कोई भी चीज़, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस में आपने फर्नीचर रखा हुआ है, चेयर्स रखी हुई हैं, आपने कोई गाड़ी रखी हुई है, आपके ऑफिस में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, रजिस्टर्स हैं, जो जो चीज़ें आपको बिज़नेस में हेल्प कर रही हैं, बिज़नेस की स्मूथ फंक्शनिंग में, चलाने में, वो आपके एसेट्स हैं। एक्सपेंसेस, उनको जो
मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, कुछ चीज़ टूट गई ठीक करवा रहे हैं, अपने कारोबार को इश्तिहार वगैरह लगा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में आएगा, टेलीफोन का बिल, किसी जगह अपने ट्रैवल करना है, फ्रेट सामान लाने के लिए जो आप पेमेंट करते हैं, रेंट, स्टेशनरी। इसी तरह ऑनर्स इक्विटी में अगर आप देखें, एक तो कैपिटल उसका अपना पैसा, ड्राइंग्स वो जो बिजनेस से निकलवाएगा, प्रॉफिट वो चीज़ें जो आपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया तो उससे जो मुनाफा हुआ, लाइबिलिटीज़ जो आपने लोगों से लोन लिया हुआ है, इनकम अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, आपने स्कूल रखा हुआ है, लोगों से फीस ले रहे हैं, आपने बिल्डिंग है, आप लोगों से रेंट ले रहे हैं, आप कमीशन पर काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। नीचे रिकॉर्डिंग में देखें उसने एक्सप्लेन किया हुआ है समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मैंने कहा आपको जर्नल होता है, समराइजिंग लेजर होता है, वो जब आगे हम बनाएंगे तो इन डिटेल में आपको बताऊंगा। रिकॉर्डिंग डेली रिकॉर्ड को जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हर अकाउंट को देखते हैं तो वो समराइजिंग होती है, और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो रिपोर्टिंग होती है, और जब आप उनको एनालाइज करते हो कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ डिसीजन करने के लिए, वो एनालाइजिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन सारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस और ऑनर इक्विटी, वही 5 लिखे हुए, यही 5 अकाउंट भी होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कितनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं तो आप ये कहेंगे एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंडिचर और ऑनर इक्विटी, यही 5 होते हैं। मैंने आपको बता दिया पहले ही, एसेट आपके बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो चलाने में मदद करते हैं, लाइबिलिटीज़ जो आपने लोगों का लोन लिया होता है जो आपने वापस करने होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एसेट भी फिक्स टर्म, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट होते हैं। इनकम वो 5 टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, सेल, इंटरेस्ट, रेंट, फी, कमीशन, ये आपकी इनकम होती है। और यही आपके एक्सपेंस, जैसे आपने कोई चीज़ परचेज कर दी, रेंट पे कर दिया, फ़ी पे कर दी, कमीशन आपने दे दिया, बिजली का बिल दिया, तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस में आएंगे। ऑनर इक्विटी, ऑनर का अपना पैसा होता है जो उसने बिजनेस में लगाया होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन इज लिखा हुआ है जी पर्पस, एंटिटी, इट इज़ एन एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल। कोई भी बिजनेस का जो मालिक होता है, जो कोई काम करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पस, ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है? पहली बात है प्रॉफिट मोटिव उसने करना होता है, तो अगर तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है तो वो आपका बिजनेस कहलाएगा। अगर वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करता तो वो उसका सोशल वेलफेयर होगा, जैसे हमारी एदी और डिफरेंट जो हैं वो एम्बुलेंसेस चल रही हैं तो वो नॉन प्रॉफिट मोटिव्स के लिए हैं, और ये आपके इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू।